शुभ दिन बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 15 नीलकंठ भाग 2। एक शिशु खरगोश सांप के पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था। शेष जो बाहर था उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। जैसे बच्चों, आप जब किसी संकट में होते हैं तो आपके मुंह से आवाज़ तेज नहीं निकलती, और उसका तो पूरा शरीर सांप के मुंह में था। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी, और वह पूंछ पंख समेट कर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है, क्योंकि अगर वो चोंच मारता तो उससे खरगोश के बच्चे को भी चोट लग सकता था। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। निश्चेष्ट यानी बेहोश हो गया। बेटा, जिसके अंदर चेतना ना हो उसे निश्चेष्ट कहा जाता है। बेहोश पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। जैसे राधा ने कोई हेल्प तो नहीं किया, मदद नहीं की, लेकिन उसने अपनी आवाज़ से लोगों को यह सूचना दे दी कि यहाँ कोई ऐसी असामान्य अप्रिय घटना घटी है जिससे लोग वहाँ एकत्रित हो जाएं। माली पहुँचा, फिर हम सब पहुँचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उसणता देता रहा। जब नीलकंठ ने उस सांप को मार दिया, उसके 2 टुकड़े कर दिए, उसके बाद उस खरगोश के पास गया और उसे अपने पंखों के नीचे छुपा के, जैसे बिस्तर में बच्चों को छुपा के रखते हैं, उसे उसणता यानी गर्मी देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। कार्तिकेय यानी शिव के पुत्र, वह जो है अपने युद्ध के समय मोर को ही अपना वाहन बनाते हैं, तो इसलिए इसे देखकर यह तो समझ में ही आ जाता होगा कि कार्तिकेय ने अपना वाहन उन्हें क्यों बनाया। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं, इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। मोर जो है कलाप्रिय, मतलब कला इसलिए क्योंकि वो नाचने में और नाचने का भी प्रेमी है। हिंसक मात्र नहीं है, वह केवल हिंसा ही नहीं करता है, मतलब मारने का ही काम नहीं करता है, इसलिए उसे बाज और चील से अलग किया गया है, रखा जा सकता है, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीयकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुषी के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजता लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। मतलब जब वह नृत्य करता था वर्षा के समय, तब जो है दाहिने बाएं घूमकर, तो उसका नृत्य देखते ही बनता था, और उस पर लक्ष्य अलक्ष्य मतलब बिना लक्ष्य के वो ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, मतलब उसके कितना सुंदर, राधा तो नहीं नाच पाती थी, परंतु राधा यानी जो मोरनी थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी, और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर, इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। मतलब जिस प्रकार उन लोगों का एक तन्मयता, मतलब मेल मिलाप सा था,
ताल परिचय मतलब वो दोनों एक दूसरे के ताल से परिचित रहते हैं। जिस प्रकार बच्चों आप कोई गाना गाता है तो उसके साथ गाने वाला है उसके एक जैसे स्वर मिलते हैं, उसी तरह इन दोनों के नृत्यों में भी ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने ये कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाले घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। अब ये तो नहीं पता बच्चों कि उसे कैसे पता कि मुझे उसका नृत्य बहुत सुंदर लगता था। वह जब भी मैं उसके जाली घर के पास जाती वह अपने को नृत्य की भंगिमा में खड़ा कर लेता था। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मय विभूत हो उठता था। मतलब बहुत ही अचंभित हो जाता था, विस्मित हो जाता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली, मतलब एक अच्छा जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर बिस्तर के खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। मतलब जिस पैनी चोंच से उसने सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले थे, उसी पैनी चोंच से इतनी आहिस्ता से वो हथेली से चने के दाने उठाता था कि उसमें विस्मय होता था कि मतलब इतना आश्चर्य होता था और हंसी भी आती थी। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। फलों से ज़्यादा उसे फूलों से लदे हुए और पल्लों से मतलब पत्तियों से, पल्लवित मतलब पत्तों से लदे हुए वृक्ष अधिक अच्छे लगते थे। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों यानी बौरों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाते थे और अशोक के वृक्ष पर लाल लाल नई कोमल पत्तियां आती थीं, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। तब उसे वह जाली घर बिल्कुल भी नहीं भाता था और उसे मजबूर होकर बाहर छोड़ देना पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्तियां बनाने लगती थी। जैसे वर्षा ऋतु में बच्चों आप जानते ही हैं, मोर नाचने के उन लोगों को पहले से ही आदत हो जाती थी और वो जैसे उनके स्वागत में अपने नृत्य को पहले से ही सोपान पंक्तियां बनाने लगते थे। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उनके तन में नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट, मेघ के गर्जना के ताल पर ही उसके तन में नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितनी अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मधुरतर होता जाता। मतलब जितनी अधिक वर्षा होती उतने अधिक उनकी स्वर में तीव्रता और मंदता आती रहती और नाच उनका उतनी तेजी से होता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों में टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी कर पंखों का गीलापन सूखा दूर करते रहते थे। इस आनंदो उत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बाज उठा, यह भी एक करुण कथा है। आनंद उत्सव मतलब इतने उत्सव पूर्वक, मतलब जिसमें आनंद ही आनंद था, ऐसा उत्सव था। उसमें बेमेल रागनी मतलब ये कैसी दुखद घटना घटी, ये एक बहुत ही दुखद कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखा कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ
की बिरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूट कर इस प्रकार एकत्रित हो गई थीं कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण में फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ीमान ने बेचारी का क्या हाल कर दिया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है क्या? आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता। पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश यह कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने में वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रहीं, परंतु यह ठूठ जैसे पंजों में डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया उसका कुब्जा। नाम के अनुरूप वह का स्वभाव भी कुब्जा ही प्रमाणित हुआ। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाइयाँ यह थीं कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों के नीचे छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैर से उस सब ओर छितरा दिए। बच्चों, जिस प्रकार उसका नाम कुब्जा था उसी तरह वह स्वभाव की भी कुब्जा ही थी और उसे राधा और नीलकंठ का मिलन बिल्कुल रास नहीं आता था और उसने राधा और नीलकंठ के अंडे जो थे उनको तोड़ फोड़ के पंजों से बिखरा दिया। अब इससे तो आपको पता ही चल रहा होगा कि वो दोनों पक्षी कितने प्रेम और मिलनसार थे और ये कितनी कुंठित थी। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। मतलब जिससे प्रेम रहता है उसी के साथ इंसान खुश रहता है, लेकिन यह जो है उन दोनों के प्रेम की दुश्मन निकली। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों? क्या उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के तब जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शाल में लपेट कर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं पर नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी
ही थी कि कजली अल्सियन कुत्ती, कजली मेरी जो अल्सियन कुत्ती थी, सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। अब हर कोई उसका प्रहार स्वीकारने प्रहार किया। प्रमाणतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका। मतलब वह बाकी पक्षियों से कलह करती थी, लेकिन नीलकंठ से असह प्रेम करती थी। जीवन उसका बचाया ना जा सका, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की भिन्नताओं का जो परिचय दिया, वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है, मतलब वह प्रतीक्षा में ही उसका इंतज़ार ही करती रहती है नीलकंठ का, उसी में अपने आप को दुकेला महसूस करती है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, मतलब आषाढ़ के समय में जब मेघ आ जाते हैं, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्र करके नीलकंठ को बुलाती रहती है, परंतु वो तो सदा सदा के लिए कहीं दूर जा चुका है। इसकी रचयिता हैं महादेवी वर्मा जी। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।